हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी के कोर्स में। और अब इस लेसन में यानी कि लेसन नंबर 3 में हम देखेंगे नेक्स्ट सिविलाइजेशन। जो पहले वाले लेसन में देखी वो थी बेबीलोन सिविलाइजेशन। दैट वाज द वेस्ट रीजन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी का जो रिकॉर्ड रखना है या जो एस्ट्रोनॉमी के सेक्टर में काम था वो शुरू किया। और उनके काम के बेसिस के ऊपर मेसोपोटामिया का जो पूरा एम्पायर था उसकी अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अपना अपना एस्ट्रोनॉमी का बेस बनाना शुरू किया। और उसमें की जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन थी वो थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यस, तो दोस्तों देखते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन का एरा है जो हम यहाँ पे आए हैं। और लगभग ये जो सिविलाइजेशन है ये बेबीलोन सिविलाइजेशन के आसपास के एरा में ही इसका एरा देखा जाता है। मीन्स लगभग 5000-4000 बीसी से लेके 2000 या 3000 बीसी तक। बट ये जो दो सिविलाइजेशंस थी ये एरिया वाइज काफ़ी एक दूसरे से दूर थी। नाइल नदी जो है ये दुनिया की सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये दो सिविलाइजेशन इसी दो लॉन्गेस्ट रिवर के बैंक एरिया में स्थित थी। बट ये दोनों में काफ़ी अंतर था। तो ये अंतर होने के कारण ये जो दोनों का जो ट्रेडिंग था एक दूसरे से लेन देन था ये काफ़ी कम होता था। बट जो प्रॉब्लम्स थे ये दोनों सिविलाइजेशन को सेम ही थे कि उनकी पूरी सिविलाइजेशन जो थी ये एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन थी। और एग्रीकल्चर बेस्ड थी ताकि नाइल नदी का जो पानी है, रिवर का जो वाटर है, वो उनका बेस सोर्स था ये पूरे एग्रीकल्चर को चलाने के लिए। बट जैसा कि आप जानते हो बेबीलोन सिविलाइजेशन में कि नाइल नदी को जब बाढ़ आती थी तो वो कब आएगी बाढ़, बारिश कब होगी, समर कब होगा, विंटर कब होगा, ये ऐसे चेंज इन वेदर्स जो है ये प्रिडिक्ट करना ये सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम था। तो यही प्रॉब्लम इजिप्शियन सिविलाइजेशन को भी आता था दोस्तों। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कुछ बेबीलोन सिविलाइजेशन का बेस लिया। यस, मैं ऐसा नहीं कहता कि दोनों के बीच में कुछ भी ताल्लुक नहीं था, ताल्लुक तो ज़रूर था। जो बेस उन्होंने लिया वो बेबीलोन सिविलाइजेशन से ही लिया। उन्होंने अपनी खुद की एक इतनी उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम बनाई जो उनको ये जो आने वाले चेंजेस है लाइक नाइल नदी का बाढ़ आना, समर आना, विंटर आना, ये प्रिडिक्ट करने के लिए हेल्प करने लगी। और वो क्या करते थे दोस्तों, बेसिकली देयर होल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ टाइम। यस, एक्यूरेट फोरकास्टिंग ऑफ टाइम का ही बेस उनको था जिसकी वजह से वो पूरे आने वाले चेंज इन वेदर को प्रिडिक्ट कर पाते थे। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, ये जो आसमान में जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जिसे हम सूरज पकड़ लो, चांद है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, तो इनके टाइम रखना, इनके प्रिडिक्शन, इनका जो मूवमेंट है उनका टाइम रिकॉर्ड रखना शुरू किया। बहुत ही एक्यूरेट टाइम था दोस्तों। उन्होंने यहाँ तक पूरे साल को मीन्स उन्होंने जो कैलेंडर बनाया वो 12 महीनों का कैलेंडर बनाया था उन्होंने। यस, दे मेड ए 12-month कैलेंडर विच कंटेन 365 डेज। तो इतना एक्यूरेट उनका सिस्टम था टाइम कीपिंग का। और उसकी वजह से हुआ क्या दोस्तों, तो उन्हें ये प्रिडिक्ट करना आसान जाने लगा कि बारिश कब होगी, ये नाइल नदी को जो रिवर है उसको बाढ़ कब आएगी। तो यहाँ तक वो डे टाइम कीपिंग के लिए सन डायल का भी इस्तेमाल करते थे। तो ये इजिप्शियंस थे जिन्होंने आगे जाके जो हमारी ईयर सिस्टम है, डे टाइम कीपिंग सिस्टम है, इसका बेस बनाया दोस्तों। तो बेसिकली आप अगर देखोगे तो उनके जो मॉन्यूमेंट्स है लाइक पिरामिड, तो पिरामिड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया कि वो कार्डिनियल पॉइंट्स को अलाइन हो। यू नो कार्डिनियल पॉइंट्स मीन्स व्हाट, कि लैंडिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ये कार्डिनियल पॉइंट्स जो है उन्होंने उसको अलाइन किया। और क्यों अलाइन किया, क्योंकि दे बिकम द मार्कर्स ऑफ द स्काई। यस, ये जो पिरामिड्स है हम जो देखते हैं द ग्रेट गीज़ा पिरामिड्स, तो वो कुछ ऐसे अलाइन किए गए कि वो स्टार्स को मार्क कर पाए। हम यहाँ से सरफेस से, इजिप्शियन जो थे वो सरफेस से उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते थे टू मार्क द स्टार। एंड ऐसी पूरे साल में पर्टिकुलर सिचुएशन आती थी, टाइम आता था जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टार उनके जो पिक पॉइंट है
पिरामिड्स के उनके पीक पॉइंट को अलाइन होता था। तो फ्रॉम दैट पॉइंट वो अपना जो पूरा कैलकुलेशंस है वो करते थे। आपको हैरानी होगी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो उनका बहुत इम्पोर्टेंट स्टार था वो साइरस था। यस, साइरस को उन्हें सोथिस भी कहते थे उनको। और जब ये पूर्व की ओर जब से ये राइज होने लगा तो तब से वो मानते थे कि उनका नया साल आने लगा। मीन्स द न्यू ईयर स्टार्ट फ्रॉम व्हेन द साइरस स्टार्टिंग राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट रीजन। यस, तो साइरस का उनके पूरे एस्ट्रोनॉमी या कल्चरल या फिर रिलीजन या फिर आप कह सकते हो कि ये वेदर प्रिडिक्शन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उनके जो पिरामिड्स थे वो भी ऐसे अलाइन थे कि ये साइरस को देख पाए, उनको अलाइन कर पाए और अपना जो उनका न्यू ईयर है लगभग ये 20 जुलाई हर साल के 20 तारीख के जुलाई के 20 तारीख को ये आता था। राइट, ना सिर्फ पिरामिड्स थे, उनके अलग अलग जो टेम्पल्स थे वो कुछ इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किए थे कि उनके जो एयर शाफ्ट्स थे, मीन्स जहाँ से एयर आती थी वो पर्टिकुलर स्टार्स को अलाइन हो, सनराइज को अलाइन हो। अगर विंटर आना है तो ये एयर शाफ्ट में से सनराइज दिखेगा तभी समर आएगा या फिर विंटर आएगा। इस तरीके के अलाइनमेंट्स उन्होंने किए थे। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है जो 3 पिरामिड्स है गीज़ा के सबसे बड़े पिरामिड्स, वो ओरायन बेल्ट जो है, हंटर ओरायन कॉन्स्टिलेशन का जो ओरायन बेल्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए अलाइन किए थे दोस्तों। उसका अपना ही एक अलग इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने साइंस, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स में भी ज्योमेट्री का बहुत इस्तेमाल किया टू प्रिडिक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड एस्ट्रोनॉमी का बेस बनाया, एक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी का बेस बनाया। यस, उनका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग था, मैं तो कहूँगा बेबीलोन का जो ऑब्जर्वेशन था उनसे थोड़ा सा आगे आप अगर जाओगे सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक तो ये इजिप्शियन ऑब्जर्वेशन या सिस्टम दिखेगा हमें। बिकॉज बेबीलोन जो थे वो सिर्फ स्काई की पोजीशन, उसका थोड़ा सा टाइमिंग एक रिकॉर्ड किनी फॉर्म पे रखते थे। बट जो इजिप्शियनों ने बनाया था उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनाए थे जो उसकी मदद से हम उसे ट्रैक कर पाए। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था इजिप्शियंस लोगों का। साथ ही साथ आगे जाके क्या हुआ कि जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी या ऑब्जर्वेशनल उनकी जो सिस्टम थी उनको रिलीजन सपोर्ट या रिलीजन एक फेस आने लगा कि पिरामिड्स देन टेम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजन को अलाइन होने लगा। और आप आगे का तो जानते हो कि कैसे ममीज़ देन अदर उनकी जो रिचुअल्स थे वो फॉर्म होने लगे। बट द वेरी बेस ऑफ इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमी इज़ मेजरमेंट ऑफ टाइम। एंड इसी टाइम के मेजरमेंट के बलबूते पर उन्होंने अपनी जो पूरी एग्रीकल्चर सिस्टम थी और साथ ही साथ उसके बाद में एस्ट्रोनॉमी सिस्टम ये डेवलप की। तो उनके स्ट्रक्चर जो है ये मैं तो कहूँगा काफ़ी हद तक स्टडी करने जैसे है। यस, एट दैट टाइम उन्होंने इतने एक्यूरेट स्ट्रक्चर बनाए थे। उनका और एक बहुत कंट्रीब्यूशन था कि वो नॉर्थ स्टार को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि नॉर्थ स्टार जो था वो कभी सेट नहीं होता था, वो हमेशा एक ही पोजीशन में रहता था। तो उनका मानना था कि ये जो स्टार है ये इमॉर्टल स्टार है और उसके इर्द गिर्द जो 2-3 स्टार थे उनको वो इनडिस्ट्रक्टेबल स्टार्स कहते थे। यस, तो उनका बाद में रिचुअल्स और ये काइंड ऑफ थिंग बना। बट उन्होंने काफ़ी हद तक ये जो पोजीशंस, उनकी मूवमेंट्स का इस्तेमाल अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए किया था दोस्तों। तो ये तो था इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में। अभी मेसोपोटामिया का जो नेक्स्ट एंड लास्ट सिविलाइजेशन था जिसने एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।